गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी केस टेकिंग के ऊपर एक लेक्चर बन चुका है। जिन्होंने नहीं देखा पहले वो देख लें, क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूशन में है। केस टेकिंग इन अक्यूट केस कैसे लिए जाते हैं होम्योपैथी में, उसके प्रोफॉर्मा वाइज और क्या क्या क्वेश्चनरीज होनी चाहिए, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये बेसिकली उस बारे में रहेगा। तो ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है। तो जो मेरे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो भी जाके रेफ़र करें, तो रेफरेंस के लिए फिर इजी हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी के बाद मैं थोड़े अपने प्रैक्टिकल केसेस एक्सप्लेन करूँगी, तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो बेसिकली समझने के लिए हमको सबसे पहले थियोरी ऑफ एक्यूट जो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने लिखी है, वो जाके आप ज़रूर रेफ़र करें। उसमें बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है कि क्रॉनिक रेमेडीज़ का एक्यूट फेज़ कैसा होता है। यूजली जैसा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मर्क है वो क्रॉनिक केसेस में यूजली हॉट ली जाती है, बट उस एक्यूट प्रेजेंटेशन में जब कोई मर्क आएगा तो वो यूजली चिली होगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ पॉइंटर्स है कि एक्यूट फेसेस में हमें बेसिकली कहाँ फोकस करना चाहिए, और इस तरह से हम मेनली सक्सीड हो सकते हैं। और लेट अस स्टार्ट। हम देखेंगे कि एफोरिज्म वाइज डॉक्टर हैनीमैन ने क्या क्या क्राइटेरिया बताया है, प्लस मेरे कुछ एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि एक्यूट केस टेकिंग एक्चुअली कैसी होती है। सो लेट अस स्टार्ट। सो बेसिकली एक्यूट डिसीज़ को हैंडल करने के लिए हमें 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉज ऑफ द एक्यूट डिसीज़, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कि PQRS है क्या, कोई जनरल्स एक्यूट स्टेट के जनरल्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ों को हमको डिस्पोजिशन से मैच करना है। ये है हमारी टोटलिटी, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिसीज़। सो फर्स्ट ईयर में जाके थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 5, 71, 72, 73 में एक्यूट डिसीज़ेस के बारे में क्या बोला है। बेसिकली उन्होंने एफोरिज्म नंबर 5 में एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज की बात की है। एक्साइटिंग कॉज बेसिकली जो कॉजेस होते हैं एक्यूट डिसीज़ के, सच एज धूप में हम गए थे, बहुत तेज़ धूप थी, फिर घर में आए, ठंडा पानी पी लिए, जब से थोड़ी गले में घरघराहट थी, फिर अगले दिन से हमको फीवर आ गया। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्साइटिंग कॉज के अंदर आती है। या कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ चल रही है, उसका एक्यूट एक्सरबेशन, सच एज जो पेशेंट है वो बहुत हाइपर सेंसिटिव है, एस्थमेटिक है, और फिर वो बाहर गया, उसको बहुत धूल वाली जगह में चला गया, या उसने आइसक्रीम खा ली और वो ससेप्टेबल है ठंडी चीज़ों के लिए और बीमार पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें एक्साइटिंग कॉज में आती है। और फंडामेंटल कॉज, ये लेके एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, ये हमारे जीन्स होते हैं। ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी का कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये बेसिकली डॉक्टर हैनीमैन ने सोरा साइकोसिस सिफिलिस के रूप में समझाया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो एफोरिज्म 71 में डॉक्टर हैनीमैन ने गाइडलाइन दी है अबाउट नॉलेज ऑफ फिजिशियन को क्या पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ डिसीज़ उसे होना चाहिए। सेकेंडली, हमारी मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है, हमारी मेडिसिन की थरो नॉलेज हमको होनी चाहिए। और सेकेंडली एंड थर्डली, उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से अप्लाई करें, क्योंकि मोड ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा बदल जाता है। हमारी एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग थोड़ी अलग होती है और हमारी क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग थोड़ी अलग होती है। यूजुअली एक्यूट में वो स्टेट जो है हेल्थ की, वो थोड़ी डीरेंज जो होती है, उसको स्टेट रेमेडी से हम लोग डील करते हैं, और क्रॉनिक में वो थ्रू एंड थ्रू रहता है। उसकी केस टेकिंग जो है बहुत एक्सटेंसिव होती है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बेसिकली बताया था। और जब हम क्रॉनिक केस करेंगे तो उसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर एक एक चीज़ को हम एलाबोरेट करके समझेंगे। सो अभी के लिए ये चीज़ें हमने वो कर ली, समझ ली। एक्साइटिंग कॉज बेसिकली 2 लेवल पे होते हैं, मेंटल और फिज़िकल। मेंटल्स पे जितने इमोशंस होते हैं आपके,
एंगर, फियर, फ्राइट, चैग्रिन, इंडिग्नेशन, जॉय, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल यस, जॉय इज़ ऑल्सो एन एक्साइटिंग कॉज। जैसा कि बर्थडे पार्टी है किसी के घर में, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत इन्जॉय किया, अगले दिन बीमार पड़ा, या फिर कहीं हम लोग बाहर गए हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, कई थ्रिलिंग स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें पहाड़ से कूदते, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, वो जो एक्साइटमेंट जो महसूस होती है उसके बाद में जो स्ट्रॉम ऑफ वो इमोशंस होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके बाद में जब बीमार पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जॉय वगैरह में ये सब लेंगे हम। और ये एक तरफ इमोशन हो गया, दूसरी तरफ फिज़िकल कॉजेज़ जो मैंने पहले बताया, सच एज़ बहुत तेज़ गर्मी थी, हमने तुरंत से आके फ्रिज का पानी पी लिया, या फिर जब भी मेरा बेटा नहाता है तो पक्के से उसको फीवर आ जाता है। इस तरह के जो कॉजेज़ होते हैं, ठंडी में हम बाहर गए, हवा लग गई और बीमार पड़ गए, ये सारे जो है ये फ़िज़िकल कॉजेज़ में आएंगे। और थोड़ा हम आगे जाएं तो डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 72 में बेसिकली कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया एक्यूट डिसीज़ को और उसको एक्सप्लेन किया है, जैसा कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चेंजेस रहेंगे एक्यूट डिसीज़ में। इंडिविजुअल लेवल पे कॉजेज़ के बेसिस पे एक्सेस ऑफ फूड उन्होंने कहा है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट कहा है, वेरियस फिजिकल इम्प्रेशन, इन चीज़ों को अंदर लिया है, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि एक्साइटिंग कॉज मेंटल और फिजिकल लेवल पे कैसा होगा। तो उन्होंने एफोरिज्म्स की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो फिजिकल इम्प्रेशन में चिल, ओवर हीटिंग, डेसिपेशन, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में हाँ, जैसा कि शिफ्ट किया है हमने घर और बहुत मेहनत की है, बहुत हैवी बॉक्सेस हमने पुश किए हैं, तो कमर जो है वो स्प्रेन आ गया, तो यूजली रस्टॉक्स वगैरह बहुत अच्छा वर्क करती है इसमें। बट ये एकदम पॉइंट प्रिस्क्राइबिंग को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, आपको डिस्पोजिशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पर ये जो पॉइंटर्स हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरा, फिज़िकल इरिटेशन है या नहीं। फिर स्पोरैडिक डिसीज़ेस के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है, मीटियोरिक और टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस के बारे में। मीटियोरिक रिलेटेड टू स्काई और टेल्यूरिक मतलब जैसा कहीं बाढ़ आ गई है या कहीं सूखा पड़ा है तो स्पोरैडिकली एक आधे जगह पर होता है और लोग बीमार पड़ते हैं, तो वो चीज़ों को एलिमेंट फ्रॉम लेके आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो भी हो। फिर एपिडेमिक के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है, क्योंकि एक एपिडेमिक से इस वक्त हम लोग गुजर ही रहे हैं, तो ये बेसिकली इन्फेक्शियस होती है और डेंसली पॉपुलेटेड स्पेसेस, डेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और एक को होगा तो बहुत सारे लोगों को ये हो जाता है। और वॉर्न किया है उन्होंने कि कभी भी डिसीज़ के नाम पे डिसीज़ ट्रीट मत करिए। उन्होंने फुट नोट में एग्जांपल्स दिया है एकोनाइट और बेलेडोना के थ्रू, सच एज एक बार स्कारलेट फीवर उस टाइम की एपिडेमिक थी, जब फर्स्टली वो आया था तो एकोनाइट वॉज जीनस एपिडेमिकस, और जो टोटलिटी थी, जो PQRS था उस केस का, वो एकोनाइट को मैच कर रहा था और एकोनाइट ने बहुत सारी केसेस को जो क्योर किया था। पर नेक्स्ट टाइम जब वो एपिडेमिक आई, स्कारलेट फीवर ही था, वो नाम वही था, बट रेमेडी वॉज डिफरेंट। नेक्स्ट टाइम बेलेडोना वॉज जीनस एपिडेमिकस। तो कभी भी हम होम्योपैथ से हम डिसीज़ के नाम पे ट्रीट नहीं करते हैं, हम सिम्टम टोटलिटी के नाम पे ट्रीट करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। एक्यूट डिसीज़ में अब तक हमने देखा हमको स्टेट से डिस्पोजिशन मैच करना है। डिस्पोजिशन की नॉलेज होना इंडिस्पेंसिबल है होम्योपैथी में। हमको पता होना चाहिए कि एक फॉस्फोरस का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, पल्सेटिला का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, नाइट्रम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, और लाइको आएगा तो वो कैसा होगा, इग्निशिया होगा तो वो कैसा होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कुछ भी ट्रीट करने से पहले। अब एक्यूट डिसीज़ में होता क्या है कि हम रूब्रिक्स जो है वो डायरेक्ट ले सकते हैं,
क्योंकि हमको हमारा जो PQRS है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टाइम बहुत सेल्फ एविडेंट होता है, वो दिख जाता है बहुत ऑड सा क्या है इसमें, बहुत इंटेंसिटी वाइज क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो वो हम उसको रूब्रिक में तब्दील करके उसको डायरेक्टली ले सकते हैं और हमको सेट ऑफ 1 2 3 4 जो भी रेमेडीज़ है फिर डिस्पोजिशन से उसकी मैच करके उसके जनरल्स जो भी मैच कर रहे हैं फिर बाकी रेमेडीज़ एलिमिनेट करा के हम एक रेमेडी पे आ जाते हैं जो उसकी रेमेडी है। तो देखना है कि हम किस तरह से अपनी केस टेकिंग को थोड़ा इजी कर सकते हैं। अगर हम मेंटल्स कॉजेज़ को थोड़ा स्टडी करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो माइंड सेक्शन है रिपर्टरी का उसके सारे रूब्रिक्स को हम रिवाइज़ करते रहे और हर रूब्रिक कहाँ एप्लीकेबल होगा ये हमको मालूम होना चाहिए। सच एज सोरिक रूब्रिक जो रहते हैं वो एक्यूट केसेस में बहुत हेल्प करते हैं। आई वुड से सोरो सिफिलिटिक रूब्रिक जो है वो एक्यूट केसेस में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो एलिसिट करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो कब तक ठीक थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पेशेंट विल कम इन से हाँ हम थर्सडे तक तो एकदम ठीक थे, उसके बाद में शाम से हमको सो एंड सो 1 2 3 ये सारे सिम्टम्स डेवलप हुए, फिर फ्राइडे एकदम ही बिल्कुल हम चल नहीं पा रहे हैं और फॉर एग्जांपल सैटरडे वो आपके पास आया, देन आपकी ड्यूटी है कि इंक्वायर करें कि वेडनेसडे को थर्सडे मॉर्निंग को क्या क्या हुआ था, आपने क्या क्या किया था, कहीं आप बाहर गए थे, किसी से मिले थे, कुछ डिस्टर्बिंग आउट ऑफ द रूटीन कोई चीज़ें आपके साथ हुई थी। इसको आप मेंटल्स और फिज़िकल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं हर केस में मेंटल मिले या ज़रूरी नहीं हर केस में फिज़िकल्स मिले, तो दोनों की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सच एज ऐसे रूब्रिक्स बहुत हेल्प करेंगे इसमें, एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस, एलिमेंट फ्रॉम क्रिटिसिज्म, एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ एनीथिंग, रिलेशनशिप में कुछ हुआ या लॉस ऑफ मनी, एडमोनिशन, किसी ने बहुत ज़ोर से झिड़क दिया या डांट दिया, एप्रीहेंशन, एलिमेंट फ्रॉम जॉय, एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है। इसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं, तभी आप एलिसिट कर पाएंगे। कई बार पेशेंट जो है इतना अवेयर नहीं होता, स्पेशली जब होम्योपैथिक केस टेकिंग हो रही हो तो, क्योंकि एलोपैथी में इन सब चीज़ों का रिलेवेंस इतना होता है नहीं। ये चीज़ सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास रिपर्टरी है, ये कंप्लीट रिपर्टरी है रिटन बाय रॉगर वॉन ज़ेंडरवार्ट। रडार पे ये इजीली मिल जाएगी, मेरे पास बुक के फॉर्म में है। आपको ये दिखाना पड़ेगा, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, जूम इन कर रही हूँ सो दैट आप देख पाएँ। एक एक चीज़ पे, एक एक रूब्रिक पे आप फोकस करें। ये सारे एलिमेंट्स फ्रॉम हैं जो हमको अक्यूट केस में बहुत हेल्प करते हैं, और क्रॉनिक केस में इसकी यूटिलिटी ये है कि हमको पता चल जाता है इस डिस्पोजिशन की सेंसिटिविटी क्या है, इसका सोरा क्या है। तो अक्यूट केस में तो बहुत ज़रूरी है, क्रॉनिक केस में भी ये हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट फ्रॉम यहाँ है अब्यूज़, एलिमेंट फ्रॉम एडमोनिशन, एलिमेंट फ्रॉम बीइंग अलोन एग्रावेट, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, ये चीज़ें बहुत कॉमन रहते हैं। ये वाले रूब्रिक आपको बहुत सारे केसेस में मिल जाते हैं आम तौर पे जनरल प्रैक्टिस में। तो ये सारे रूब्रिक्स के बारे में, इनकी रेमेडीज़ के बारे में नॉलेज होना और उनका डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें बाकी चीज़ें हैं, एलिमेंट फ्रॉम अप्रोच ऑफ पर्सन एग्रावेट, और हाँ कई लोग रहते हैं जो यूजली बहुत खुश दिल रहते हैं, बातें करते हैं, पर जब बीमार होते हैं तो बहुत इरिटेबिलिटी होती है, बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये रूब्रिक्स जो है, ये PQRS साबित होता है, ये बहुत हेल्प करता है अगर आपको अपने केस में ये चीज़ मिली तो। फिर है एलिमेंट फ्रॉम सेलिबसी, एलिमेंट फ्रॉम चीयरफुलनेस, इसी के बारे में बता रही थी। तो ये सारे बाकी के ये सारे रूब्रिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ, आप पॉज करके एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करें, उनकी रिलेवेंट रेमेडीज़ के बारे में स्टडी करें,
तो ये आपकी केस टेकिंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। इट विल गिव यू अ न्यू एज। सो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा है एलिमेंट फ्रॉम, एक एग्जांपल दे रही हूँ, एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन, रिज़ल्ट आया था वेडनेसडे को हमारे बच्चे का, और फिर जब से ही उसकी तबीयत ख़राब है, दो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 95% लाया था मेरा बच्चा, जब फिर भी मतलब जब से रिज़ल्ट आया तो बीमार पड़ा है, वो तो टॉपर है। फिर आपने उस बच्चे से इंक्वायर किया तो उसने बताया कि हाँ बहुत अच्छे मार्क्स तो है मेरे, पर मेरे फ्रेंड को 97% आए थे, यूजली मैं उससे हमेशा आगे स्कोर करता हूँ। तो यू कैन सी, यू कैन टेक एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन या एलिमेंट फ्रॉम जेलसी। अब आप बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करें कि क्या ज़्यादा सूटेबल है। तो और अगर हम फिज़िकल्स के बारे में आए तो फिज़िकल में भी एलिमेंट फ्रॉम लेके एलिमेंट फ्रॉम बीइंग ओवर हीटेड, एलिमेंट फ्रॉम बीइंग चिल्ड, एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राफ्ट, ये सारे जो फिज़िकल कॉजेस होते हैं ये भी बहुत हेल्प करते हैं। मैं एक अपना केस बताना चाहूँगी। एक लास्ट ईयर का ही एक केस था। शी वॉज एन ओल्ड लेडी ऑफ 60 ईयर्स, डायबिटिक थी, हाइपरटेंसिव थी, और कुछ टाइम से, कुछ महीनों से मतलब घर में ही रहती थी। इतनी माने उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनकी डॉटर इन लॉ मेरे पास आई थी और शी सेड कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो उठ नहीं पा रही है, क्लिनिक तक आ नहीं पाएंगी, तो क्या आप घर पे चल के उनको देख सकते हैं। उनकी खासियत ये थी कि सिर्फ होम्योपैथी ही लेती थी, एलोपैथी बिल्कुल नहीं लेती थी, मतलब ज़रूरत हो तो भी नहीं लेती थी। मैं होम विज़िट के लिए गई थी, इंक्वायर किया था। जब मैं उनके कमरे में एंटर हुई थी तो यहाँ सेंटर में बेड था, ऊपर फ़ैन था, यहाँ टेबल थी, यहाँ एक अलमीरा था, और उनके जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी लोग घर में रहते थे, पर हर चीज़ उनके कमरे में बिल्कुल प्रॉपर थी। बेडशीट एकदम साफ़ सुथरी थी, यहाँ पिलो था, यहाँ वो लेटी हुई थी, यहाँ एक बॉटल था पूरा पानी भर के, एक ग्लास था। और जब मैं एंटर हुई यहाँ चेयर लगा के, मैंने सबसे पहली चीज़ मैंने उनकी रूम की नीटनेस और ऑर्गेनाइजेशन पे नोट किया था। दूसरे उनके कमरे में कोई बच्चे नहीं आते थे, मतलब उनको चिढ़ होती थी थोड़े भी डिस्टर्बेंस से। और तीसरी, फिर जब मैं बात करने लगी मैंने नोटिस किया कि उनके लिप्स जो है एक बहुत ड्राई है, ऐसा जैसा पपड़ी सा, और ये विंटर्स की बात है, ऐसा जैसा पपड़ी सा रहता है वो था। मैंने बोला पानी नहीं पीते आप ज़्यादा? उन्होंने कहा नहीं पानी तो पीते हैं, देखिए ना, इसीलिए हमको जाना आना नहीं पड़े, हम बॉटल यहीं मंगवा के रख लेते हैं और बार बार पानी पीते हैं। जब मैंने ब्लड प्रेशर एग्जामिन किया तो उस टाइम ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही था, और जब स्टेट लगा के देखा तो उनके लंग्स में जो है वीजिंग थी, मेरे ख्याल से राइट लंग्स में थी। ये केस अभी मेरे पास लिखा नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बताती। राइट लंग में मेरे ख्याल से वीजिंग थी, अपर और मिडिल लोब दोनों में वीजिंग थी। फिर एग्जामिनेशन के बाद से मैंने उनको अक्यूट प्रिस्क्रिप्शन ही दिया था, मैंने ब्राइनिया 1 में दिया था। फिर अगले दिन शाम को उनका फॉलोअप लिया था, तो वही जैसा कि मैंने मेरे पहले सेकंड और थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो फॉलोअप क्राइटेरिया रहता है मेरा, कि उनकी स्लीप वाज बेटर, उस रात वो ठीक से सोई थी, नेक्स्ट डे भी खाना पीना खाया था प्रॉपरली। एक दिन पहले से बेटर सिचुएशन थी, तो उस दिन मैं गई नहीं। फिर नेक्स्ट वो दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट डे मैं उनके घर पे गई थी। फिर मैंने एग्जामिन किया था तो उनकी जो वीजिंग वगैरह थी वो सेटल डाउन हो चुकी थी, खांसी वगैरह में उनको आराम हो गया था, और शी वॉज इन मच बेटर कंडीशन। और अब की बार जब मैं गई तो उन्होंने बैठ के अच्छे से बात की और अच्छे सा बिहेव कर रही थी, और अब की बार बच्चे भी हैं, वो कमरे में थोड़े दिखे थे खेलते कूदते। तो ये एक केस था मेरा। इसमें मैं ये बताना चाहती थी कि ऑब्जर्वेशन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने, बस थर्स्ट उनकी कंसिडर की थी, थर्मल उनका कंसिडर किया था, और बेसिक उनका जो बिहेवियर है वो उस मेडिसिन से मैच करके मैंने ब्रानिया दी थी, और ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई थी। मैं एक दूसरा केस जो अभी रिसेंट ही आया है मेरे पास, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। ये केस है एक लड़की का, शी वॉज 22 ईयर ओल्ड, और वो कुछ 15 दिन हुए होंगे आए हुए,
उसको बेसिक कंप्लेंट क्या थी, उसको एक एब्सेस था ये मैन्यूब्रम स्टेरनाई के ठीक ऊपर, और वो काफ़ी बड़ा एब्सेस था, करीब 3 सेंटीमीटर लंबा था और 2 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ा था। मैंने ऐसा एब्सेस फर्स्ट टाइम मेरी प्रैक्टिस में देखा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसका वेंट कहीं पे भी नहीं था। इसके पहले उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, पेन रिलीविंग वगैरह। उसके बाद में एक ही दिन, फिर नेक्स्ट डे वो किसी होम्योपैथ के पास गई थी, फिर 3 दिन उसकी मेडिसिन ली थी उन्होंने। उसके बाद में फिर एक दिन बाद वो मेरे पास आई थी। जब वो मेरे पास आई थी तो उनको बेसिकली ये सिम्टम थे। एब्सेस था, वो पेनफुल, बहुत पेनफुल था, और इतना पेन था कि उसके चेहरे पे दिख रहा था। मतलब वो जो उसकी डिसीज़ थी और जो पेन था वो डिस्प्रपोर्शनेट था। जिस हिसाब से उसके एक्सप्रेशन थे कि मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में है वो, और इस एब्सेस के वजह से था। फीवर था उसको, और उसने बोला था कि हमको इतना दर्द होता है कि हम सांस तक नहीं ले पाते, हल्का सा भी हिलता है तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है। और जब मैंने एग्जामिन किया था उस एब्सेस को टच करके, तो उस एब्सेस का जो बेस था वो थोड़ा हार्ड था, उसमें बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं थी, और जो सरफेस था यहाँ पे थोड़ा सा रेडिशनेस था, बाकी ये स्किन कलर्ड का एलिवेशन था। और ये लिटरली ये हार्ड सा महसूस हो रहा था। उसके जो जर्नल्स थे, ज़्यादा मैंने नोट नहीं किया है। शी वॉज थर्स्टी, शी वॉज चिली, एपेटाइट, यूरिन नॉर्मल, सेंसिटिविटी 3+। जितनी भी इंक्वायर की थी मैंने, पूरी सेंसिटिविटी पूरा मैंने नोट डाउन नहीं किया। मतलब बस में जाने से भी उसको दिक्कत होती थी, स्कार्फ वगैरह सारे दिन बांधना पड़ता था तो भी उसको इरिटेशन होती थी, और बेसिकली बहुत शांत थी नेचर वाइज। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, और एक और चीज़ उसमें पिक्यूलियर थी, अभी अप्रैल एंड चल रहा है और अभी के टाइम भी वो जब नहाती थी तो बोलती है कि हमको इतनी ठंडी लगती है कि हम अभी भी गर्म पानी से नहाते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही यूपी की गर्मी में, इलाहाबाद में कोई अप्रैल में अगर गर्म पानी से नहा रहा है तो वो चिली 10+ है मेरे हिसाब से। तो पढ़ाई लिखाई का उसका शौक़ था, बेसिकली सारी टोटलिटी मैच करने के बाद, सॉरी यहाँ मैंने ये लिखा है, मैंने 30 में साइलिशिया 30 में सिंगल डोज दिया था और 1 ग्राम पिल्स, एक ही वीक की मेडिसिन दी थी। और जब वो 1 वीक बाद आई थी मेरे पास तो उसका इरप्शन पूरा सेटल हो चुका था। 3 दिन बाद जो है उसमें वेंट बन गया था, और फ़ोन पे उसने फॉलोअप दिया था कि वो पूरा पोर आउट हो गया था। फिर जब वो मेरे पास आई थी तो उसका इरप्शन जो है वो जा चुका था पूरा, और फीवर वगैरह कुछ भी नहीं था। शी वॉज एक्टिव, पेन वॉज गॉन, और मेंटली फिजिकली दोनों लेवल पे शी वॉज ओके। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव रिटन अल्हम्दुलिल्लाह केस इज क्योर्ड। तो ये थे मेरे कुछ केसेस, और बाकी केसेस में मेरे वीडियो 2nd और 3rd में है अक्यूट के, वो भी जाके आप रेफ़र कर सकते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। बिफोर क्लोजिंग मैं फिर से बंद करने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज़ करना चाहती हूँ। जैसे कि अक्यूट में आपका कॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मेंटल हो या फिज़िकल हो, दोनों पे आपको इंक्वायर करना है। फिर दूसरा, उसके जनरल्स बहुत कायदे से लेने हैं। स्पेशली ये जनरल्स तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब वो पहले बताए कि हमको इतनी ठंडी नहीं लगती थी और अब हमको जो है बहुत ठंड लग रही है, तो ये स्टेट उसकी चेंज हुई है, तो ये जनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा, आपको देखना है कि पर्टिकुलर्स में ऐसा कुछ है क्या जो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आपको ओवरऑल आपका पेशेंट कैसा लग रहा है, उसकी डिस्पोजिशन कैसी है, तो वो आपको थोड़ा देखना रहेगा। और डिस्पोजिशन जो बेसिकली है वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगी, जब हम क्रॉनिक केस को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि डिस्पोजिशन कैसे समझते हैं, डिस्पोजिशन होता क्या है। इसके लिए मैं बेसिकली ये साइकोलॉजी की बुक है मेरे पास, रॉबर्ट ए बैरन की, इसकी हेल्प लेके इसको हम लोग रिलेट करेंगे हमारी मटीरिया मेडिका से, सो दैट हमको बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी इंसान है उसको क्लासीफाई करने में, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जब हेवाया होती है, हमारे पास एकदम जम्बल्ड फॉर्म में आती है, तो हमको बहुत ज़रूरी होता है कि उसको हम कायदे से क्लासीफाई करें, एक एक चीज़ बराबर से शेल्फ में जो है वो अरेंज करें, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और हमारे पास सपोज़ अगर हमने पास साइलिशिया, लाइव साइलिशिया देखे हैं,
तो हम मिस नहीं करते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करता है कि ढूंढने लगता है कि हाँ ये भी वो हो सकती है। पर मैं ये नहीं बोल रही कि प्रेजुडाइज होना चाहिए, बट आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, बाकी आपकी जितनी भी मसल्स होती है बॉडी में वो एक्सरसाइज से ग्रो करती है, सेम एज आपके ब्रेन सेल, जितना आप इनको एक्सरसाइज देंगे उतना वो डेवलप होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्रॉनिक केस और डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने लास्ट टाइम केस टेकिंग में एक चीज़ पूछी थी कि कमेंट बॉक्स में क्लेयरवॉयंस के जो है रूब्रिक बताए, तो मिस्टर पटेल है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में उसको एक्सप्लेन किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ उनके ये काइंड जेस्चर के लिए। थैंक यू सो मच।